हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू से 25। और ये आपके आगामी परीक्षा जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, एमपीटीटी, सीटीटी और यूपीटीटी के एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। तो ये मेरा पार्ट नंबर 4 है। जिन्होंने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुंग का ऑप्शन है ऊंचा, पर्वत, प्रचंड या मुख्य। तो दोस्तों, तुंग का पर्यायवाची शब्द होता है ऊंचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं तुंग के पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, जैसे गगनचुंबी, उच्च, लंबा, ऊर्ध्व, ऊपर और बुलंद। ये सभी ऊंचा के पर्यायवाची है। तो तुंग का पर्यायवाची शब्द होगा ऊंचा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है? विभाषा कौन सी है आपको बताना। हिंदी, संस्कृत, मैथिली या फिर अंग्रेजी। तो विभाषा है वो है इस मैथिली। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथिली विभाषा है। जैसे कि विभाषा की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे कि बोली में जब साहित्य रचना होती है तो वह विभाषा बन जाती है। और विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है और यह एक प्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा में साहित्य रचना भी प्राप्त होती है। और हिंदी की विभाषाएं हैं, नोट कर लेना कॉपी में, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी, खड़ी बोली। ये हिंदी की विभाषा हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मैथिली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुहावरा है, सॉरी, मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति या कहावत या लोकोक्ति। तो दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस ये होता है लोकोक्ति। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये होती है लोकोक्ति। और इसका मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है जैसे कि अधिक संपन्न व्यक्ति जो होता है अपना काम खुद बना लेता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, रमा प्लस ईस, रमेश, ये किस प्रकार की संधि है? 4 ऑप्शन, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो दोस्तों, रमा प्लस ईस ये होता है रमेश और ये है ऑप्शन ए, गुण संधि। रमा प्लस ईस, तो रमा का जो आ और प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई, आ प्लस ई मिलके बन जाता है ए। इस प्रकार से ये गुण संधि हो गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गुण संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 या फिर 2। तो दोस्तों, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। व्युत्पत्ति भी बोलते हैं इसको, रचना भी बोलते हैं और बनावट भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति या फिर रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 कौन से होते हैं? तो नोट कर लेना। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये तीनों होते हैं। व्युत्पत्ति दृष्टि से 3 भेद होते हैं। रचनाएं बनावट के आधार पर भी इन्हें बोला जाता है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। आई होप आपको किस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? व्यापम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है ये क्वेश्चन को। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3, 4, 8 या फिर 9। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।
यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं रचना के आधार पर। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो जो देखा नहीं जा सके, ऑप्शन है दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी या अपारदर्शी। तो दोस्तों जो देखा नहीं जा सके उसको हम बोलते हैं अदृश्य। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अदृश्य। और भी कुछ हैं जो देखने योग्य हो, उसको बोलते हैं हम दर्शनीय या द्रष्टव्य भी बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और जल में या पानी में लगने वाली आग को हम बोलते हैं बड़वाग्नि। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, बेल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? केहरी, वृषभ, पादप या फिर अज। तो दोस्तों बेल शब्द का पर्यायवाची होगा वृषभ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बेल का पर्यायवाची शब्द है वृषभ। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन है आलम्बन, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था या फिर मनोविकार। मनोविकार कर लेना आप इसको। तो प्रत्यय लगा हुआ है और ये लगा हुआ चिड़चिड़ाहट में। चिड़चिड़ा में क्या लगा है? चिड़चिड़ा प्लस आहट होता है चिड़चिड़ाहट। तो आहट जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आहट। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिड़चिड़ाहट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द बताना है आपको। जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द, अवश्यंभावी, असंभव, असंभव या होना। तो जो संभव नहीं हो उसको बोलते हैं हम असंभव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, असंभव। और भी अनेक शब्द जैसे कि जो व्याकरण जानता है उसको हम बोलते हैं वैयाकरण, जो विज्ञान का ज्ञाता उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक, जो वस्तु नाशवान होती है उसको बोलते हैं नश्वर, और थोड़ा जानने वाला मतलब अल्पज्ञ, और जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं हम अप्रत्याशित, और फेंक कर चलाने वाला हथियार उसको बोलते हैं अस्त्र, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं हम अग्रज। तो ये इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग बताना है आपको। ऑप्शन है अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार या अपरिचित। तो उपसर्ग नहीं है, वो नहीं है अधिकतर में। अधिकतर में उपसर्ग नहीं है। बाकी प्रतिकार, प्रतिधनकार, अपरिचित, अप्लस परिचित, तो अधिकतर में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिकतर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? कृपण, दानी, त्यागी, खर्चीली या कंजूस। तो दोस्तों कृपण जो है इसका विलोम होगा दानी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दानी। और भी जैसे कि विलोम है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अर्वाचीन का प्राचीन, कुटिल का ऋजु या सरल बोलते, ग्रह का त्याज, निषेध का विधि, जागृति का सुसुप्ति। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रणेता, वैयाकरण या व्याकरण पंडित। तो दोस्तों जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं वैयाकरण। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, वैयाकरण। बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? 4 ऑप्शन है पंकज, कमल नयन, राजकुमार, पानी। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास है पंकज। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन क्या होती है? तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। पंकज, पंकज क्यों है बहुब्रीहि समास? पंकज ऐसा लिखाता है, पंख का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब है जो पैदा होता है।
कीचड़ में पैदा होता है कौन होता है? कमल, या कीचड़ में जिसने जन्म लिया हो कमल। इसी प्रकार से इसका पंकज जो है वो बहुब्री समास का उदाहरण होगा। कमल नयन, यह कर्मधारय समास का उदाहरण। राजकुमार, राजा का कुमार, ये तत्पुरुष समास है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुब्री समास पंकज इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है आपको। प्रहार, पहाड़, कमल या कलश। तो उपसर्ग है प्रहार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रहार, तो प्रहार में प्र उपसर्ग है, प्र प्लस हार, प्रहार। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, छंद मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद छंद है जो वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक बार सब इंस्पेक्टर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, छंद मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ लोगों ने इसका आंसर 2 लगाया था और कुछ लोगों ने इसका आंसर 3 लगाया था। लेकिन जो व्यापम की जो आंसर शीट आई थी उन्होंने 2 को सही माना था। क्यों माना था इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। छंद मुक्त 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त लगा है इसलिए ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। अब छंद मुक्त 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसको बोलते हैं? जिन शब्दों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है उसको हम बोलते हैं मात्रिक छंद। और जैसे कि उसके उदाहरण मान के चलिए आप, दोहा, चौपाई और सोरठा, ये मात्रिक छंद के उदाहरण है। वर्णिक छंद जिनकी गणना हम मात्राओं, वर्णों के आधार पर करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णिक छंद। लेकिन एक और छंद है, आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर एक तीसरे प्रकार के छंद को मान्यता मिली है, उसे कहते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद जो है, इनमें ना तो कोई मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता, ये बिल्कुल मुक्त रहते हैं, इसलिए इसका नाम मुक्तक छंद पड़ा है। तो आई होप आप क्लियर होगा छंद मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं। मुक्तक पूछे तो आप लगाना इसका आंसर 2, और पूछ लिया जाए परीक्षा में छंद कितने प्रकार के हों तो इसका करेक्ट आंसर लगाना 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में दोस्तों 4 ऑप्शन: उत्प्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रयास अलंकार। तो दोस्तों चरण कमल है उसमें अलंकार है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। उदाहरण है मुखचंद्र, ये इसका उदाहरण है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, चरण कमल में अलंकार है रूपक अलंकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि है? इनमें से कौन सी व्यंजन संधि है? विद्या प्लस आलय, नमा, नम विसर्ग प्लस कार, वाक प्लस ईस, महा प्लस इंद्र। तो ये पहले जो है वो है स्वर संधि, विसर्ग लगा हुआ तो आप इसको समझ सकते हैं विसर्ग संधि। दूसरी वाली हलंत लगा है, यह है व्यंजन संधि। और महा प्लस इंद्र, आ मिलकर ई बनता है, यह है स्वर संधि। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्वर संधि वाक प्लस ईस, इसका मतलब होता है बागीश। 18 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, बाग प्लस ईस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। दोस्तों प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्यय होते क्या हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक शब्द में जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका उपयोग स्वतंत्र रूप में होता है। और 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 4 ऑप्शन है: अप्रत्ययवाचक, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय, अभाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों कौनते जो है उसमें है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। और भी उदाहरण हैं अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय के, जैसे कि वसुदेव को वासुदेव होता है, रघु का राघव होता है, राधा का राधे होता है, पांडु का पांडव होता है, कुरु का कौरव होता है। ये जो हैं ये सभी अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की जो बोली कितने वर्गों में रखा जाता है? तो ऑप्शन है 8, 3, 4 या 5। तो दोस्तों हिंदी की जो बोलियां हैं उनको हम
5 में रखा जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन सी है, तो पहली है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी, चौथी है राजस्थानी और पांचवी है पहाड़ी। तो इस प्रकार से हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की परिभाषा और लिपि देवनागरी होगी? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और इम्पोर्टेंट है 351 में क्या है, तो 351 में दिया हुआ है कि हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 23, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा जो अधिनियम है, ऑप्शन है 1961, 62, 63 या 64। तो राजभाषा अधिनियम है दोस्तों, ये किया गया था 1963 को, 1963 को। और इनमें धाराएं हैं, 9 धाराएं हैं। तो दोस्तों 23 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, धारा 9। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? सही नहीं बताना है आपको। रस्सी का सांप होना, लकीर पीटना, पापड़ बेलना या सोचते रहना। रस्सी का सांप बनना मुहावरा होता है, लकीर पीटना भी होता है, पापड़ बेलना भी होता है, सोचते रहना ये कोई मुहावरा नहीं होता है। तो इसका 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, सोचते रहना। बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है भरत मुनि, भामह, रुद्रट या विश्वनाथ। तो दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम भामह जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। भरत मुनि ने क्या किया, इनको हम बोलते हैं रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, भरत मुनि जी को। और रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य की कसौटी माना है। और उनका कथन था वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।